You fucking cookie! Here we come! We are the indigenous people! We're gonna fuck you up! आजकल जो मणिपुर में मैते द्वारा किए गए जातीय संहार की मुख्य पीड़ित आज यहाँ हमारे साथ है। हम उनसे उनका आंखों देखी घटना की गवाही सुनेंगे। सबसे पहले वह अपना परिचय देंगे। मेरा नाम ठफम किम है। मेरा पति डेविड रांगचल है। मैं फैरजोल गांव ज़िला फैरजोल का मूल निवासी हूँ। ये मणिपुर के दक्षिणी भाग में स्थित है। हम वर्ष 2016 में इम्फाल आए और तब से इम्फाल के लिलोंग में बस रहे हैं। हम दिहाड़ी मजदूर हैं। हमें हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि यहाँ इम्फाल में मजदूरी का काम ज़्यादा है और तुम्हें रोज़ी रोटी कमाने का अच्छा साधन मिल जाएगा। इसलिए हम लोग फैरजोल गांव से इम्फाल आए। हम 9 साल से अधिक समय से लिलोंग इम्फाल में रह रहे हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। क्या आप उस घटना के बारे में हमें विस्तार से बता सकते हैं जिसका आपने दंगे के दौरान सामना किया है? 3 मई को पड़ोसियों ने हमें बताया कि आसपास हंगामा हो रहा है और हमारे लिए चुराचांदपुर जाने के लिए परिवहन और अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। हमारे पड़ोसियों ने हमें बताया कि हम लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं। वे हमारे लिए हमारे सुरक्षित रहने की व्यवस्था करने में मदद करेंगे क्योंकि उस समय कोई और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था क्योंकि इम्फाल क्षेत्र में दंगा हुआ था। इसलिए हम उस रात अपने मकान मालिक के रिश्तेदार के यहाँ छुप गए। अगली सुबह मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाने के लिए घर गई। मेरे बच्चे मकान मालिक के रिश्तेदार के यहाँ थे, इसलिए मैंने उनके लिए खाना पैक किया और चली गई। मेरे पति डेविड रांगचल घर पर अपना फ़ोन चार्ज कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वह बाद में आएंगे। मेरे बच्चों के भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद हमने पास में एक असामान्य परेशान करने वाली आवाज़ सुनी। मैंने जल्दी से अपने पति को फ़ोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। मेरे पति जो हमारे घर पर ही थे, उनको भी कोलाहल करने वालों की भीड़ का शोर साफ सुनाई दे रहा था। इसलिए वह उस जगह की ओर भागे जहां हम छुपे थे और वह सुरक्षित पहुंच गए। अचानक हम सभी कोनों से घिर गए और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। कोलाहल करने वाले लोग काली टी शर्ट पहने हुए थे और चिल्ला रहे थे कि वे आरंबाई तेंगोल है और उनका मिशन मणिपुर में बसे सभी आदिवासियों का सफाया करना है। वे चारों ओर आदिवासियों का शिकार कर रहे थे और अंत में उस स्थान पर पहुंचे जहां हम छुपे हुए थे। हमारे पड़ोसियों ने हमारी रक्षा की और उनसे हमारे जान बख्शने की गुहार लगाई। कोलाहल करने वाले मैतेई लोगों ने कहा कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम लोग यहाँ एक जगह बैठो, हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम लोगों को अपने साथी आदिवासियों के कृत्यों की निंदा करनी होगी और सरकार से मैतेई को उनकी मांगे पूरे करने की गुहार लगानी होगी। वह स्क्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारे साथी आदिवासियों के कृत्यों की निंदा करवाना चाहते थे और सरकार से मैतेई को उनकी मांगे पूरे करने की गुहार लगवाना चाहते थे। तंबाकू लेबा मयाम गुंबना अखोइदा तंबाकू लेबा मु मरक्ता लेबा अखोइ ट्राइब जे सिरो हाइब्रा अदु मुइना पामद्रे होजिक सुंगा पीरे से बाक थाद्रे खुद थाद्रे भजना वारी सारगा तमना मतिंग पांगे अदु नुइना तोबा मयाम से अखोइना करी तौगनी होजिक नुई अखोइ जी सिरो हाइब्रा नुइना युम मै थारगा
तंपाक्ता लेबा मरक्ता मुई मरक्ता लेबा इचिन नाव मरक्ता लेबा कोई ट्राइब सिंजे कम खरमाई लेरो हाइनो लोई सिगुलो हाइरो उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया कि यदि हम उनके सामने झुकते हैं और उनके पैर छूते हैं, जो खुरम कहते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसा कि मैतेई की संस्कृति में उनके मैतेई देवता की पूजा करते समय किया जाता है। मैंने उनके कहने पर 4-5 बार उनके पैर छुए। वो ये भी कह रहे थे कि हम आरामबाई लोग बस लोगों का वीडियो लेते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हमारी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कुछ चंद मिनट भी नहीं हुए होंगे कि कोलाहल करने वाले मैतेई लोग कहीं से आए और मेरे पति और बेटों पर हमला करना शुरू कर दिया। मेरे बेटों को बुरी तरह से पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरे बच्चों को इतना पीटा कि उनका जख्म 1 हफ्ते तक भी नहीं भरा। फिर मेरे पति को सीढ़ियों से घसीटते हुए 4थी मंजिल से नीचे ले गए और तब तक पीटते रहे जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। कुछ देर बाद मैंने कोलाहल करने वाले मैतेई लोगों को आपस में यह कहते हुए सुना कि इसे बोरे में डाल दो क्योंकि यह जीवित नहीं है अब। मैंने उनसे विनती की कि मेरे पति और हमें बोरे के अंदर ना डालें क्योंकि ये हमारे विश्वास के खिलाफ है। चाहे वो हमें मार दे लेकिन बोरे में ना डालें। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मेरे पति के शव को किसी स्थानीय शमशान घाट के पास फेंक दिया। हमें मरा हुआ मानकर वह यह कहते हुए वहां से चले गए कि मणिपुर विश्वविद्यालय MU और बाकी दूसरे क्षेत्रों में अभी कई आदिवासियों का सफाया होना बाकी है और यह सुनिश्चित करने के लिए वापस आएंगे कि ये आदिवासी परिवार मर गए हैं। इसलिए कोलाहल करने वाले मैतेई लोग अपनी जातीय सफाई को जारी रखने के लिए मणिपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद पड़ोसियों ने कहा कि ये लोग बहुत खतरनाक और बदमाश हैं। इन लोगों के लिए किसी की जान की कोई मायने नहीं है। ये लोग किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ। किसी तरह हम हाथ से बनी नाव का इस्तेमाल करके उस इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और नदी के पार मुसलमान बहुल इलाके में पहुंचे, जो हमारे लिए एक सुरक्षित जगह थी। मैंने मुसलमान समुदाय से मैतेई कोलाहल करने वाले आरंबाई तेंगोल से हमारी जान बचाने की गुहार लगाई। मुसलमान समुदाय ने हमें आश्रय दिया। उस मुसलमान इलाके के लोगों ने हमारी बहुत मदद की और मेरे पति का शव उन लोगों को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तुम्हारे पति की सांसें चल रही है, उन्हें बचाया जा सकता है। उन्हें पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दिया है। मैं उनके साथ अस्पताल जाना चाहती थी। मैंने कहा मुझे कुछ भी हो जाए और मेरे पति की हालत जैसी भी हो, मैं अस्पताल आना चाहती हूँ, अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मैं भी अस्पताल आऊँगी। लेकिन उन लोगों ने कहा कि अभी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ रहना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे। कोलाहल करने वाले मैतेई लोग अस्पताल का बार बार चक्कर काट रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो बच्चे अनाथ और बेबस हो जाएंगे। तभी मैं अपने बच्चों के साथ पुलिस कैंप में ही रुक गई। कुछ ही देर बाद मुझे फ़ोन आया कि उनकी हालत गंभीर होने के कारण आगे के इलाज शीजा हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय ने ये भी कहा कि पुलिस की मदद के बिना मेरे पति को शीजा अस्पताल में शिफ्ट करना संभव नहीं था और पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। सरकार की मदद के बिना हम कहीं जा भी नहीं सकते। हम कितने लाचार थे, उसे मौत के घाट उतार दिया गया।
फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान बचाना ज़रूरी है। पुलिस कैंप में तो कोलाहल करने वाले मैते लोग कभी भी घुसकर पुलिस कैंप से बंदूकें निकालने आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों का यहाँ ठहरने में खतरा है। ये कहकर वे लोग हमें अपने साथ अपने घर ले गए कि आगे के सफ़र के बारे में सोचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ तुम लोग सुरक्षित हो। उन लोगों ने हमें कपड़ा और खाना भी दिया। पर 2 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कि दंगा और भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारा आर्मी कैंप में रहना ठीक रहेगा और हमें लिलोंग आर्मी कैंप में छोड़ आए। उस आर्मी कैंप लिलोंग में हम 2 दिन रहे। फिर तीसरे दिन दिल्ली में रहने वाले मेरे भाई बहनों ने इम्फाल से दिल्ली के लिए फ़्लाइट टिकट बुक किया, क्योंकि उस समय इम्फाल से दिल्ली पहुंचना हमारे लिए एकमात्र सुरक्षित मार्ग था। हमारा फ़्लाइट टिकट बुक हो गया था, इसलिए हम लोगों को लिलोंग आर्मी कैंप से आर्मी कैंप कांचीपुर छोड़ दिया गया, क्योंकि कांचीपुर कैंप हवाई अड्डे के पास था। 3 दिनों तक आर्मी कैंप कांचीपुर में रहने के बाद आर्मी ने हमें सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक पहुंचाया। ठफम किम जी से हमने उनके साथ हुए घटने का वर्णन सुना। अब सोमा और पुया ठफम किम जी के बेटे जो इस घटना के पीड़ित हैं, उनसे भी उनका लेखा जोखा सुनेंगे। पहले हम सोमा से सुनेंगे और फिर पुया से। काली टी शर्ट पहने हुए बहुत बड़ी भीड़ आए और हम लोगों पर हमला करने लगे। मुझे बहुत दर्द हुआ। अब भी मेरे लिए ठीक से चलने में और काम करने में दिक्कत है। मेरे भाई को भी बहुत बुरी तरह से पीटा। उन लोगों ने करीब 12 बजे से पीटना शुरू किया और लगभग 2 बजे तक मुझे, मेरे भाई को और पिता को पीटते रहे। वो लोग बहुत सारे थे, इसलिए अपने आप को बचाना नामुमकिन था। फिर मेरे पिता को उल्टा घसीटते ले गए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती किया कि मेरे पिता को मत ले जाओ, इनको हमसे दूर मत ले जाओ। बाहर जितने बाकी बचे लोग थे वो चिल्लाते रहे कि मार डालो, सबको मार डालो। पत्थर फेंकते रहे और चिल्लाते रहे कि मार डालो, मार डालो। फिर हमारे और भीड़ बढ़ती रही, हमें पीटते रहे। मेरे नज़रों के सामने से मेरे पिता को उल्टा घसीटते हुए ले गए। मैं बेबस अपने पिता को बचा नहीं सका। मुझे, मेरे भाई और पिता को बहुत पीटा। हमने बहुत विनती किया पर हमें बोलने का भी मौका नहीं दे रहे थे। धड़ाधड़ हम लोगों को पीटते रहे, कभी मुक्के से तो कभी लाठी से हमें मारते रहे। दर्द के मारे लेटा भी नहीं जा रहा है, खाना खाने भी मुश्किल है, बहुत दर्द हो रहा है। जब इनके पिता को उल्टा घसीटते हुए खींचकर ले जा रहे थे, तब हम तीनों जोर जोर से रोकर उनके सामने विनती कर रहे थे, मत ले जाओ, इन्हें मत ले जाओ। पर इन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दो और मेरे पति को मत ले जाओ। पर कोलाहल करने वाले मैते की भीड़ और बढ़ती गई। पत्थर फेंककर चिल्लाते रहे, मार डालो, सबको मार डालो। काली टी शर्ट पहने कोलाहल करने वाले मैते लोग चिल्लाते रहे कि मार डालो। काली टी शर्ट पहने कोलाहल करने वाले मैते लोग चिल्लाते रहे, मार डालो, मार डालो, एक भी आदिवासी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पत्थर फेंका, ईंट फेंका और लाठी फेंका, जो भी चीज़ उनके हाथ में था हर उस चीज़ से मारा।
ईश्वर का नाम लेके भी विनती किया पर मेरी एक ना सुनी। काले टी शर्ट पहने हजारों लोगों ने मेरे पति को एक एक करके मारते पीटते रहे जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। achang tano anti ko hanan achang tano anti a thotu zakodum ha pol hai kon an top chowan naki khane in big lai khan आपने एयरपोर्ट जाने की बात कही, आप बता सकते हैं एयरपोर्ट क्यों, किसने टिकट लिया और टिकट कितने का खरीदा? टिकट खा इंजाद मन वेला मनिती खा इमिलम ट्रिल पेक नौ kan airport fedan tak khachu asan chu hilai चुरचानपुर जाना हमारे लिए नामुमकिन था। कांगवाई तक भी हम आदिवासियों का पहुंचना मुश्किल था। मणिपुर अब आदिवासियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जान बचाने के लिए इम्फल से दिल्ली ही एकमात्र मार्ग था। हमारे पास दिल्ली में मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने हवाई जहाज का टिकट लिया। हम 4 लोग थे, इसलिए हवाई जहाज का टिकट भी 1,30,000 का पड़ा। lakhat le sing thumin ahung la ka pali kan ni lai khan mo manipur chu thil thaidan ding tana thi manipur इन्फल मणिपुर में रहने का मतलब है जान गंवाना। airport ding phone of delhi ding a hi fe kan ni ta kan सिपाही के मां कांचीपुर जब हम आर्मी कैंप कांचीपुर में थे तब रात को लगभग 8-9 बजे एक अज्ञात नंबर से बार बार कॉल आ रहा था। मैंने जब कॉल उठाया तो वहां से आवाज आई कि तुम डेविड की पत्नी हो, अगर तुम्हें अपने पति का शव चाहिए तो आ जाओ। मैं कांप गई और बात नहीं कर पाई। मैंने फ़ोन अपने बेटे को दिया लेकिन कॉल कट कर दिया। फिर से उसी नंबर से कॉल आया। मैंने फिर उठाया और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो, तो उसने बताने से इनकार कर दिया। मैंने फिर कहा कि मैं आर्मी कैंप में हूँ और अपने मर्जी से आ जा नहीं सकती। तुम अपना पता और नाम बता दो तो मैं आर्मी वालों को बता के इंतज़ाम करवा दूंगी। पर उसने कहा कि नहीं, तुम्हें ही आना पड़ेगा। nang mhil phot la chun ke ka hung no khama sipai hai ko mong phun ka ta eming le eveng a na le hung thil la ka in ka hung jong tira lin ke ka hung no khama ka tin chung chu athaina nang hung no chun athi ni chu nang hung la jing ka le in तब मैंने कहा कि तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना, मेरे पति को तो मार ही चुके हो, अब तुम लोग मुझे और मेरे बच्चों को मारना चाहते हो। मैंने कहा मैं जानती हूँ कि मेरे पति को मार के तुम लोगों को संतुष्टि नहीं मिली है, इसलिए मुझे और मेरे बच्चों को भी मार डालना चाहते हो। यही नहीं, सब आदिवासियों का सफाया करना चाहते हो। उस नंबर से मुझे बार बार कॉल आ रहा था पर मैंने नहीं उठाया। उन लोगों का मकसद है मणिपुर में सारे आदिवासियों का सफाया करना। उस रात के बाद से मैंने अज्ञात नंबर को उठाना बंद कर दिया, चाहे वो मेरे रिश्तेदार या पहचान वाले का ही क्यों ना हो। मैं इतनी बेबस, लाचार और डरी हुई थी। ये घटना मेरे लिए बहुत भयानक है कि इसका बयान करते हुए भी मैं कांपती हूँ क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। नंबर खट खसु लाखम खा लाख ता नो त पेलानी फोन पो पो खा एनी मी खम नि सिन नंबर खट खसु कन लाख ता नो त कट्टी ता लै खन टी थबन टी दान त ओ मै मै नोन ए तो को हिनै टोंग थया ए रिल ता आना ओ अराप थला कनि खा कचु चु सिपै के मकन चुन सिपै हाय खन निसोम पखन जिंग कारदार रुखन। रात को फिर आर्मी वालों ने कहा कि सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाना। जब हम एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे तो हमारे साथ आर्मी के ट्रक और जिप्सी भी साथ चल रहे थे। तब भी मैं डर के कांप रही थी। गाड़ी में भी चैन से बैठा नहीं जा रहा था। मुझे दुख है कि मेरे वजह से मेरे भाई बहनों को 1,30,000 का टिकट लेना पड़ा। मणिपुर में जान बचाना नामुमकिन हो गया क्योंकि वह कोलाहल करने वाले मेइतेई लोग हम सब आदिवासियों का पागलों की तरह मारने के लिए शिकार कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से सभी आदिवासियों का सफाया करना चाहते हैं। जब हम दिल्ली पहुंचे तो थोड़ा सुकून मिला, पर पति का ना होने का दुख और दर्द हमेशा ही रहेगा। तक ऐनी तक सहिम न दिंग या तनो रेंग रेंग ले खन मिथत बंग तु मनि ले खन मो zona hi tam lein zukundon zommol mol ka te cha
अले तू हिन ए सरकार हलाक ना अब हम दूसरे सवाल की ओर पहुंच जाते ना हैं। रा ला मूंग ता अगर सरकार ये ऐलान कर दे कि अब मणिपुर में शांति है, तो क्या आप लौटना चाहेंगे? वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे कपड़े, घर, जो भी हमारा था सब खत्म कर दिया उन कलहल करने वाले मेइतेई लोगों ने। अगर सरकार ये कह दे कि अब मणिपुर में शांति है, सब कुछ ठीक हो गया है, तब भी वापस जाके उन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे पता है और मैंने देखा है कि वह लोग हम सब आदिवासियों का सफाया करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए सरकार शांति भी दिला दे, तब भी इन मेइतेई लोगों के मन से हम आदिवासियों का सफाया करने का मकसद खत्म नहीं होगा। शांति की बात करना भी केवल एक दिखावा है, क्योंकि हम आदिवासियों को मणिपुर में वापस बुला के ख़त्म करना चाहते हैं। ये केवल उन मेइतेई लोगों की सोची समझी चाल है। वह लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। अरंबल तेंगोल का एक ही मकसद है। अगर सरकार कहे कि सरकार मदद करेगी तो भी मानना मुश्किल है, क्योंकि सरकार अरंबाई तेंगोल के साथ मिले हुए है। सरकार ही अरंबाई तेंगोल के माध्यम से हम सभी आदिवासियों का सफाया करके हमारे ज़मीनों को हड़पना चाहती है। मणिपुर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। जिस दिन हमारे साथ ये घटना हुआ, उस दिन भी पुलिस को मदद के लिए कितने बार बुलाया और विनती किया, पर कोई फायदा नहीं। हमारे मदद करने के बजाय पुलिस उन अरंबाई लोगों के साथ मिलकर आदिवासियों पर हमला करने में व्यस्त थे। एथनिक क्लींजिंग, जिसका मतलब है किसी एक विशेष जाति को मिटाने का प्रयास, जो कि आपने इस घटना को जिया है और अनुभव किया है। क्या आप अपने अनुभव को सरकार द्वारा मेइतेई के माध्यम से आदिवासियों का सफाया कहेंगे? क्या आप इस घटना को एथनिक क्लींजिंग कहेंगे? मेइतेई लोग सरकार के साथ मिलकर हम सब आदिवासियों का सफाया करना चाहते हैं। जिस दिन हमारे साथ घटना हुआ था, उस दिन अरंबाई तेंगोल के साथ पुलिस वाले भी थे, पर उन पुलिस वालों ने उनको रोका भी नहीं। आदिवासियों के घर जब जल रहे थे, तब भी अरंबाई तेंगोल वालों के साथ पुलिस और राज्य के सभी सुरक्षा दल थे। उसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। उन पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मियों से कितने ही मदद मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य के सभी सुरक्षा दल, पुलिस कमांडो और अरंबाई तेंगोल सबके सब मिले हैं। मैंने ये सब अपने आंखों देखी घटना बताई है। मैंने इस घटना को जिया है। सब मेरे आंखों के सामने हुआ। पुलिस आगे आगे चल रही थी और अरंबाई तेंगोल पीछे पीछे। अरंबाई तेंगोल की बंदूकें और सभी औजारें भी पुलिस वालों का दिया हुआ है। मैंने अपने आंखों से देखा है। क्या आप सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं? आपके अनुसार इस समस्या का समाधान क्या है? मेइतेई ने हमें इम्फाल से निकाला है। वह नहीं चाहते कि हम इम्फाल में रहें, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि सरकार हम आदिवासियों के लिए भी अलग व्यवस्था करे। इम्फाल में मेइतेई लोगों के साथ फिर से रहना नामुमकिन है। अलग प्रशासन होना अब हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप दिल्ली में हमेशा के लिए रहने का इरादा रखती हैं? मेरे पति का शव अभी रिम्स अस्पताल में है। जब भी मुझे मेरे पति का शव लेने की इजाज़त मिलेगी, मैं इम्फाल जाऊंगी और अपने पति का शव लेके आऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब आखिरी सवाल, आप हमें ये बताइए कि इस भयानक अनुभव का आपके और आपके बच्चों के जीवन में क्या परिणाम है? इस घटना से मुझे और मेरे बच्चों पर बहुत गहरा असर है। अब ना तो हमारे पास पहनने को कपड़े हैं, ना रहने को घर। सब कुछ गवा दिया हमने। आगे क्या करना है ये भी सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ना नींद आती है रात को, आंखें बंद करती हूँ तो वही भयानक घटना सामने आती है। अजीब सी आवाज़ सुनते ही मैं कांपने लग जाती हूँ। अब ना तो हमारे पास पैसा है, ना खाने पीने को कुछ। अच्छे लोगों की मदद से अभी तक तो हम खा रहे हैं, लेकिन आगे का सोचना
मुश्किल है मेरे लिए। मुझे तो अब ये लगता है कि मणिपुर में मेरा अपना कहने को कुछ बचा ही नहीं। नींद की गोली खा के सोने की कोशिश करती हूँ। in kom ai in thei no la hin dam doi in thei na hai dam doi hai ai fa ka hi nga hi kho samai mai na